हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माइनिंग टारगेट में एक बार फिर से। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने कोल माइन रेगुलेशन को जो है तो कंप्लीट कर रहा हूँ सीरीज। तो आज मैं इसका दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। इसका फर्स्ट वीडियो मैंने यूट्यूब में डाल के रखा है, जो कि मैं इसके डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा इसमें, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो पूरा माइनिंग सरदार का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा और मैं कोल माइन रेगुलेशन एकदम डिटेल में आपसे मतलब बात करूँगा, जिसमें आपको कोई भी डाउट ना रह जाए कोल माइन रेगुलेशन को लेकर और कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसके पहले तक बता दिए। आज का अपना शुरू करना था गैस से। गैस क्या होता है अपना? गैस मतलब होता है आपका, गैस को अपन कह सकते हैं, गैस में इंक्लूड है फ्यूम या वेपर। ठीक है, फ्यूम और वेपर सबसे आएगा ऑप्शन। व्हाट इज गैस? तो फ्यूम और वेपर दोनों क्या कहलाते हैं? गैस। ठीक है, अब गैसीय सिम की बात करते हैं। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री किसे कहते हैं? ठीक है, तो गैसीय सिम फर्स्ट डिग्री मीन्स अ कोल सिम पार्ट देयर फॉर लाइंग विद इन अ प्रीसीड द माइन नॉट बीइंग ओपन कास्ट वर्किंग। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि गैसीय माइन सिर्फ किस में होता है? अंडरग्राउंड माइंस में। ठीक है, ओपन कास्ट माइंस में गैसीय सिम माइंस नहीं होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गैसीय सिम माइंस। समझ गए ना कहाँ होती है? अब गैस एक्चुअली डिटेक्टेड इन द जनरल बॉडी ऑफ द एयर एट अ प्लेस वेयर वर्किंग बिलो ग्राउंड और द परसेंटेज ऑफ इन्फ्लामेबल। इन्फ्लामेबल गैस मतलब अपने क्या होती है? ठीक है, जो कि अपने क्या है? CH4। ठीक है, when the detector in such a general body of air does not exceed 0.1 and rate of emission gas does not exceed 1 cubic meter per ton coal produce। ठीक है, मैं इसको समझा देता हूँ कि फर्स्ट डिग्री माइंस अपन किसे कहेंगे? तो आपको जनरल बॉडी ऑफ एयर में, ठीक है, जो अपना इन्फ्लामेबल गैस के परसेंटेज है, ठीक है, वो 0.1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट डिग्री माइंस में। ठीक, और कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से बात करें तो अपना 1 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जनरल बॉडी ऑफ एयर की बात करेंगे तो 0.1% से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, कोल पर टन प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 1 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, क्या अपनी इन्फ्लेमेबल गैस। ठीक है, ऐसी माइंस को अपन क्या कहते हैं? फर्स्ट डिग्री माइंस। अब बात करते हैं गैस, और अब बात करते हैं अपना गैस सेकेंड डिग्री माइंस किसे कहते हैं? ठीक है, गैसी सिम ऑफ सेकेंड डिग्री माइंस। ठीक है, कोल सिम पार्ट देयर पर वही चीज़ है सब कुछ। ठीक है, मुद्दे की बात आते हैं, ओपन कास्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। मैन आते हैं जो इसमें एग्जैक्ट बात अपन करना है। ठीक है, इसमें जनरल बॉडी ऑफ एयर में, ठीक है, जो अपना रहेगा इन्फ्लामेबल गैस की मात्रा 0.1% से क्या रहेगी? ठीक है, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, जनरल बॉडी ऑफ एयर में क्या रहेगी? इन्फ्लामेबल गैस की मात्रा 0.1% से कम, 0.1% से ज़्यादा, मोर देन, यहाँ पे लिखा है ना, वहाँ पे लेस देन था। ठीक है, रेट ऑफ इमिशन इन्फ्लामेबल गैस एंड पर टन कोल प्रोडक्शन के हिसाब से कितनी रहेगी? 1 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा पर 10 क्यूबिक मीटर से कम, मतलब 1 और 10 के बीच में रहेगी। ठीक है, क्लियर आप लोग का? ठीक, कोई दिक्कत समझ में आ ही रहा होगा जो बात कह रहा हूँ मैं। ठीक है, कि जनरल बॉडी ऑफ एयर में क्या रहेगा? अपना जो मीथेन का परसेंट रहेगा 0.1% से ज़्यादा रहेगा। ठीक, 0.1% से ज़्यादा रहेगा। और कोल पर टन प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 1 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा पर 10 क्यूबिक मीटर से कम, मतलब 1 और 10 के बीच में रहेगा। ऐसी माइंस को क्या कहते हैं? सेकेंड डिग्री माइंस। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड डिग्री माइंस की। थर्ड डिग्री माइंस वही चीज़ें दी है, ओपन कास्ट में नहीं आता, अंडरग्राउंड में आता है। डायरेक्ट इसमें क्या होता है? जनरल बॉडी ऑफ एयर नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट में क्या होता है? कोल पर टन प्रोडक्शन होता है, जो कि क्या होता है? 10 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा। ठीक है, जहाँ पे भी कोल पर टन प्रोडक्शन इन्फ्लामेबल गैस की मात्रा 10 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है, उसी माइंस को अपन क्या कहेंगे? थर्ड डिग्री माइंस। ठीक है, क्लियर हो गया? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। ठीक है, और डिटेल में अगर आपको समझना है तो आप हमसे क्लास भी कर सकते हैं, बाकी इसमें पूरा डिटेल में समझा दूंगा कि आपको कहीं किसी से नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक बार शॉर्ट में बात कर लेते हैं फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट डिग्री की। फर्स्ट डिग्री में बात करेंगे तो 0.1% से कम। ठीक है, जनरल बॉडी ऑफ एयर में कोल पर टन प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 1 क्यूबिक मीटर से कम। कम कम वाले किस में आएंगे? पहले नंबर पे। ठीक, सेकंड डिग्री की बात करेंगे तो 0.1% से ज़्यादा। ठीक है, जनरल बॉडी ऑफ एयर में, और 1 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा पर 10 क्यूबिक मीटर से कम, मतलब 1 और 10 के बीच में कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से सेकंड डिग्री माइंस। और अब अगर थर्ड डिग्री माइंस की बात करेंगे अपन तो 10 क्यूबिक मीटर से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से इन्फ्लामेबल गैस क्या रहेगी? 10 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा, उसको क्या कहेंगे? थर्ड डिग्री माइंस। ठीक, क्लियर है? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब जनरल बॉडी ऑफ एयर किसे कहेंगे? तो जनरल बॉडी ऑफ एयर किसे कहेंगे? जो भी अपन क्या कहते हैं जनरल एटमॉस्फेयर में काम करते हैं उसे क्या कहेंगे? जनरल बॉडी ऑफ एयर कहेंगे। ठीक है, इंक्लूड एटमॉस्फेयर, इसमें क्या आता है? अपना रूफ कैविटी भी आता है। रूफ कैविटी मतलब जो अपन जैसे रूफ में जो आपका
होल वगैरह रहता है, ठीक है, दरार बरा वगैरह रहती है, ठीक है, वहाँ पे जो हवा रहती है वो भी किस में आती है, जनरल बॉडी ऑफ एयर में आती है। पर क्या नहीं आता है, इसको ध्यान रखें, ठीक है। पूछेगा व्हाट इज जनरल बॉडी ऑफ एयर में मतलब क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, ठीक है, विच मतलब क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है जनरल बॉडी ऑफ एयर, तो आप याद रखेंगे नॉर्मल एटमॉस्फेयर और क्या रूफ कैप्टिव किस में आता है, जनरल बॉडी ऑफ एयर में। पर क्या नहीं आता है जनरल बॉडी ऑफ एयर में, ठीक है। तो सील्ड ऑफ एरिया जिसको अपन ने क्या कर दिया, सील कर दिया, अगर उसके पीछे जो गैस है वो जनरल बॉडी ऑफ एयर में नहीं आती। बोर होल जो अपन करते हैं, ठीक है, जो बोर होल करते हैं अपन, वो भी किसमें, जनरल बॉडी ऑफ एयर में नहीं आता है, ठीक है। जहाँ गैस वगैरह रहती है तो अपन क्या करते हैं, एडवांस बोर होल करते हैं, ठीक है। जो होल रहेगा, एडवांस बोर होल जो छेद रहेगा, ठीक है, उसमें जो एयर रहेगी तो जनरल बॉडी ऑफ एयर में नहीं आएगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो जनरल बॉडी ऑफ एयर में क्या आएगा, सिर्फ रूफ कैप्टी, ठीक है, रूफ में जो अपनी कैप्टी हो जाती है, ठीक है, जैसे कि दांत में होती गड्ढा वगैरह रहते हैं रूफ में, और उसमें जो एयर रहती है वो भी किस में आता है, जनरल बॉडी ऑफ एयर में आता है। पर जो अपन होल करते हैं, ठीक है, ड्रिल होल करते हैं, ठीक है, एडवांस बोर होल करते हैं, उसमें जो एयर रहती है वो नहीं आता है, ठीक है। और जो आपने सील्ड ऑफ एरिया कर दिया है, ठीक है, बंद कर दिया है कोयला निकालने के बाद, तो उसके पीछे जो एयर है वो भी जनरल बॉडी ऑफ एयर में नहीं आता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जनरल बॉडी ऑफ एयर आपने समझ गया होगा। इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या क्या चीज़ें जनरल बॉडी ऑफ एयर में आती है, तो ऑप्शन दे देगा रूफ कैविटी, ठीक है, सील्ड ऑफ एरिया, बोर होल, ठीक है। तो आप लोग किसमें राइट आंसर लगाएंगे अपना, रूफ कैविटी में, ठीक। समझ गए। बोर होल अपन करते हैं एडवांस बोर होल, ठीक है, जहाँ गैस वगैरह रहती है तो 3 मीटर 4 मीटर का, 3 मीटर का रेगुलेशन के हिसाब से एडवांस बोर होल करके चलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं गोफ के बारे में। गोफ क्या होता है, मीन्स अ पार्ट ऑफ वर्किंग बिलो ग्राउंड वेयर पिलर और देयर फॉर इन द केस ऑफ लॉन्ग वॉल वर्किंग कोल हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड विच इज नॉट वर्किंग प्लेस, ठीक है। अपना क्या गोफ क्या है, ऐसी जगह जहाँ से हमने क्या कर लिया है, पिलर को निकाल लिया है, ठीक है, पूरी तरह से कोयले को निकाल लिया है। अब वो जगह क्या है, काम करने योग्य नहीं, मतलब वहाँ से अब हमने कोयला निकाल लिया, वहाँ पे दोबारा काम नहीं करना, ठीक है। जहाँ पे कोल नहीं है उसको हमने क्या कर दिया है, सील कर दिया, ठीक है। और इसी वाइंस को, इसी चीज़ों को क्या कहते हैं, गोफ कहते हैं, ठीक है। जहाँ से आपने क्या कर लिया, पिलर को निकाल लिया, वहाँ कोल नहीं है, ठीक है। और लॉन्ग बॉल के केस में भी इसमें पूछ सकता है क्या लॉन्ग बॉल में गोफ होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे लॉन्ग बॉल में भी गोफ होता है, ठीक है। जो लॉन्ग बॉल में अपन कोल निकालते जानते हैं, ठीक है, लिखा है ना, कोल हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड बट विच इज नॉट वर्किंग प्लेस, ठीक है। मतलब कोल वहाँ से निकालने और वो वर्किंग प्लेस नहीं है, ठीक है। तो वो भी क्या कहलाएगा, अपना गोफ ही कहलाएगा, ठीक है। कुल मिला के हमने जहाँ से कोयला निकाल लिया है और अब वो वर्किंग प्लेस नहीं है, ठीक है, उसमें दोबारा काम नहीं करेंगे, वैसी जगह को अपन क्या कहते हैं, गोफ कहते हैं। अब बात करते हैं होल रोड का। होल रोड सभी जानते हैं ओपन कास्ट में रहता है। मेन से पासेज और रोड एक तरह की रोड होती है, ठीक है, जिसको अपन क्या करते हैं, ओपन कास्ट में जाने के लिए कनेक्ट करते हैं। एक रास्ता रहता है जो हमको कहाँ ले जाता है, ओपन कास्ट माइंस तक, ठीक है। इसके रोड के द्वारा हम क्या ले जाते हैं, मशीनरी वगैरह ले जाते हैं, ठीक है। हेवी मशीनरी जो होती है, ठीक है, आने जाने का काम करती है, उसको क्या कहते हैं, होल रोड कहते हैं। अब होल रोड के बाद HEMM को ध्यान से देखेंगे। HEMM को आगे सबसे पहले आप लोग फुल फॉर्म याद रखेंगे। HEMM का हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी, ठीक है। HEMM क्या रहेगा, हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी, ठीक, पूछ सकता है। अब इसका मतलब क्या है, मीन्स मशीनरी यूज फॉर ओपन कास्ट माइंस फॉर डिगिंग ड्रिलिंग, ठीक है, जो भी अपन मशीन यूज करते हैं ओपन कास्ट में, ठीक है, डिगिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए, ठीक है, सभी क्या रहती है, HEMM रहती है। पर क्या नहीं रहती, एक्सक्लूड किसको छोड़ के, जो अपन हैंड हेल्ड मशीन ड्रिल यूज करते हैं, हाथों से जो अपन ड्रिल मशीन यूज करते हैं, वो HEMM में नहीं आती, ठीक है। और जिसका डाया जो रहता है वो 50 mm, ठीक है, मतलब ड्रिलिंग होल डाया अप टू 50 mm, 50 mm तक जिसका डाया रहता है वो भी क्या रहता है, HEMM में नहीं आता है अपना, ठीक है। 50 mm से अगर जो ज़्यादा है जिसका डाया, वो ही क्या, वही क्या कहलाएगा, अपना HEMM। और दूसरा जो अपन हैंडेड ड्रिल यूज करते हैं मशीन, ठीक है, हाथ से जो अपन ड्रिल होल करते हैं मशीन, अंडरग्राउंड में आपने देखा होगा, तो वो भी अपना HEMM में नहीं आता है, ठीक है। उसको छोड़ के बाकी सभी ट्रेडिंग, हाइड्रोलिक, ट्रिपिंग, डोजिंग, ग्रेडिंग, वेटिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्टिंग मिनरल, ओवरबर्डन, ये सभी क्या अपना है, HEMM में आता है, ठीक है। जो ये सब काम करने के में यूज अपन करते हैं जिन मशीनरी का, ठीक। पर हैंड हेड ड्रिल मशीन और अप टू 50 mm तक के डाई तक की मशीन, ठीक है, 50 mm से जो अपना क्या है, कम है, ठीक है, या 50 mm तक, वो HEMM में नहीं आता है। बाकी उससे अगर जो ज़्यादा है वो किस में आएगा, HEMM में आएगा। जिससे दो चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। अब इंक्लाइन के बारे में देखते हैं। इंक्लाइन क्या होता है, अपना इंक्लाइन मीन्स पासेज और रोड, एक रास्ता होता है जो सरफेस और बिलो ग्राउंड दोनों में हो सकता है, ठीक है, जो कि अपन को कहाँ ले जाता है, अपना कोल सीम तक ले जाता है, या माइंस में काम करने के लिए इंक्लाइन रास्ता होता है। ये ओपन कास्ट में भी होता है इससे, ठीक है, और अंडरग्राउंड में भी होता है, ठीक है।
जो कि अपन माइंस में काम करते हैं इन्हीं रास्ते से आना जाना करते हैं, ठीक है। बॉर्डर का पैसेज है क्या रोड होती है, ठीक है। ये सरफेस पे भी हो सकती है और बिलो ग्राउंड पे भी हो सकता है, मतलब ओपन कास्ट में भी हो सकता है और अंडरग्राउंड में हो सकता है, ठीक। तो याद रखेंगे कि ये आ सकता है आप लोग कंफ्यूज है कि इंक्लाइन रास्ता तो सिर्फ अंडरग्राउंड में होता है, ऐसा नहीं है, दिया है ऑन द सरफेस और बिलो ग्राउंड, ठीक है। तो याद रखेंगे इंक्लाइन कहाँ कहाँ पे रहता है, इन सब से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रिंसिकली सेफ उस दिन मैंने बता दिया था, तो आज बताने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो आप देख लेंगे, ठीक है। इसको मैंने उस दिन बता ही दिया था। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो इंसेक्ट के बारे में देखते हैं इंसेक्ट क्या कहलाता है। इंसेक्ट मीन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इन अ शाफ्ट एंड इंक्लूड एक्सर्वेशन देयर फॉर्म बिटवीन टॉप एंड बॉटम शाफ्ट। इंसेक्ट क्या होता है, जैसे अपना ये शाफ्ट है, ठीक है, शाफ्ट तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो जो अपन ये बीच में रास्ता बनाते हैं, ठीक, चाहे ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म टाइप, मतलब लोगों के खड़े होने के लिए, ठीक है, आराम करने, या फिर कोयलों को निकाल कोल सीम के लिए जाने के लिए बीच से जो रास्ता बनाते हैं, मान लो यहाँ कोयला सीम है, तो इसी को क्या कहते हैं अपन, इंसेक्ट कहते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग। इंसेक्ट कहाँ रहता है, टॉप और बॉटम शाफ्ट के, मतलब शाफ्ट के टॉप या बॉटम के बीच में अपन क्या बनाते हैं, एक इंसेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म टाइप से रहता है लोगों को खड़े होने के लिए, आराम करने के लिए, या तो अपन कोल सीम में भी इसके द्वारा जा सकते हैं, ठीक है। कोयला वगैरह अगर यहाँ पे है किसी सीम को कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कोल है तो निकालने के लिए, यही चीज़ इसमें दी गई है, ठीक। इससे ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं अपना मशीनरी से। मशीनरी क्या है, चलिए मशीनरी को डिस्कस करते हैं। मशीनरी, लोकोमोटिव, स्टेशनरी, पोर्टेबल इंजन, एयर कंप्रेसर, बॉयलर, ये सभी क्या होते हैं अपने मशीनरी, यहीं से क्वेश्चन आता है। दे देगा ऑप्शन, जैसे लोकोमोटिव दे देगा, पोर्टेबल इंजन दे देगा, ठीक है, एयर कंप्रेसर दे देगा, बॉयलर और स्टीम दे देगा, ये मशीनरी है कि नहीं, तो ये सब क्या होती है, अपनी मशीनरी होती है। देखो कटिंग, ड्रिलिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये सभी जो अपन यूज करती है सब क्या कहलाती है, अपनी मशीनरी कहती है। पर इसके अलावा ये भी जो दिया है पोर्टेबल इंजन, एयर कंप्रेसर, बॉयलर, ये भी क्या होता है, अपना मशीनरी होता है। तो यही कन्फ्यूजन करेगा जो पहला लाइन दिया, बाकी इससे कोई ज़रूरी नहीं है, इससे ज़्यादा तो इससे पूछ ही नहीं सकता क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वही चीज़ दिया है वो क्या क्या आ सकता है, ठीक। अब बात करते हैं अपना मैनेजर। मैनेजर मीन्स अपॉइंटमेंट अंडर रेगुलेशन 27 के आधार पे जो अपन पढ़ेंगे रेगुलेशन 27 में, ठीक है, मैनेजर के बारे में, वही क्या होता है, अपना मैनेजर होता है, ठीक है। इसको कौन से रेगुलेशन के अनुसार अपॉइंटमेंट देते हैं, तो रेगुलेशन 27 पूछ सकता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलेशन बिच अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर बिच रेगुलेशन, तो रेगुलेशन 27, बाकी 27 डिस्कस कर लेंगे मैनेजर के बारे में। मैन्युफैक्चरर क्या होता है, मैन्युफैक्चर जो बनाता है, ठीक है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकता है, ठीक है, जो मशीनरी प्लांट, ठीक है, मशीनरी को बनाता है, ठीक है, कौन सा मेथड वगैरह यूज करेंगे, ठीक है, कोल माइंस में, तो वो क्या होता है, मैन्युफैक्चरर कम होता है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चर करता है, चीज़ों को बनाता है, तो इसको भी देख लेंगे। फिर अपना मटेरियल, मटेरियल इंक्लूड कोल, स्टोन, डेब्रिस और एनी अदर मटेरियल। तो आप याद रखेंगे मटेरियल में सिर्फ कोल नहीं आता, स्टोन भी आता है, डेब्रिस, डेब्रिस मतलब मतलब कचड़े का ढेर अगर लगा हुआ है, ठीक, और एनी अदर कोई भी अदर मटेरियल, ठीक है, वो क्या कहलाता है, अपना मटेरियल। सिर्फ कोल बस मटेरियल नहीं है। फिर अपना है माइनिंग। माइन किसे कहते हैं, तो ये अपन डिस्कस कर लेंगे माइन के बारे में, आगे मैं इसमें बता दूंगा अच्छे से कि माइन किसे कहते हैं। मिस फायर समझना बहुत ज़रूरी है। मिस फायर मीन्स अ फेलियर टू एक्सप्लोड एन इंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोजिव इन अ शॉर्ट होल और ब्लास्ट होल। मतलब ये अपना होल है और क्या हुआ, पूरा पूरा एक्सप्लोजिव क्या हुआ, फेल हो गया, ब्लास्ट नहीं हुआ होल, है ना, एक्सप्लोजिव इसी के अंदर भरा रह गया, उसी को अपन क्या कहते हैं, मिस फायर। इसको डील करते हैं अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 204, ठीक है। मतलब एक्सप्लोजिव वैसे का वैसा ही रह गया, ठीक है, हमने एक्सप्लोडर दबाया और एक्सप्लोजिव कुछ ब्लास्ट ही नहीं हुआ, वैसे के वैसा ही भरा रह गया, तो उसी को क्या कहते हैं, अपन मिस फायर कहते हैं। फिर अपना है मंथ, ठीक है, मंथ के बारे में देखिए। मंथ अपना होता है मीन्स कैलेंडर मंथ, ठीक है, जो अपना नॉर्मल मंथ होता है, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक, अगर आता है तो 30 डेज लगा देंगे। फिर अपना ऑफिशियल किसे कहेंगे, मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड इन राइटिंग टू ऑनर एजेंट और मैनेजर, मतलब किस इसको कौन अपॉइंट करता है, तो ऑनर एजेंट और मैनेजर पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। परफॉर्म अ ड्यूटी सुपरविजन इन अ माइन, क्या काम करता है ऑफिशियल, तो सुपरविजन का काम करता है। दूसरा
एंड इंक्लूड असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर। इसमें कौन कौन आता है? असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, सैम्पलिंग इंचार्ज, डस्ट इंचार्ज, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, इंजीनियर, सर्वेयर, ये सभी क्या कहलाते हैं? अपने ऑफिसर पर्सन कहलाते हैं। ठीक है, इसमें छूट कौन गया? जो कि मेन क्वेश्चन बनेगा शॉर्ट फायर, तो शॉर्ट फायर अपना ऑप्शनल नहीं होता। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। शॉर्ट फायर एक कॉम्पिटेंट पर्सन होता है, नोट की ऑप्शनल। ऑन सिटर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड सुपरिटेंडेंट द राइजिंग एंड लोअरिंग अ पर्सन टूल मटेरियल। ठीक है, ट्रांसमिट अ सिग्नल एनी इंसेक्ट शाफ्ट और बॉटम। ठीक है, ऑन सीटर अपना क्या होता है? ये लोगों को ऊपर चढ़ाने उतारने, ठीक है, मटेरियल को नीचे ऊपर ले जाने से कि सिग्नल को ट्रांसमिटिंग करने का काम करता है। और ये कहाँ रहता है? हमेशा याद रखेंगे, शाफ्ट के बॉटम में रहता है। ठीक, यही क्वेश्चन पूछता है, कहाँ रहता है? शाफ्ट के बॉटम में। और बैंक्समैन कहाँ रहता है? शाफ्ट के टॉप में। ठीक है, यही सब तो क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवरमैन को ध्यान से समझिए, तो आ ही सकता है पेपर में। ओवरमैन मीन्स पर्सन पोसेसिंग मैनेजर और ओवरमैन सर्टिफिकेट। ठीक है, ओवरमैन कौन हो सकता है? जिसके पास मैनेजर या ओवरमैन सर्टिफिकेट हो, तो दोनों का अपन क्या अपॉइंट कर सकते हैं? ओवरमैन के तौर पे कर सकते हैं। अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन पूछेगा तो ओवरमैन सर्टिफिकेट। ठीक है, और अगर पूछेगा ओवरमैन किसको अपॉइंट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन दे देगा, मैनेजर और ओवरमैन, तो कन्फ्यूजन होगी। किसी के पास अगर सेकंड क्लास है तो वो भी ओवरमैन बन सकता है। ठीक है, वॉट एवर परफॉर्म ड्यूटी, ये ड्यूटी क्या रहेगी इसकी? सिर्फ सुपरविजन की। ठीक है, और कंट्रोल की, याद रखेंगे। ये दो काम करता है, सुपरवाइज करने को और कंट्रोल करने का माइंड को। ठीक है, समझ गए। और ये क्या होता है? सुपीरियर देन सरदार। ये सुपीरियर से क्या होता है? सॉरी, सरदार से क्या होता है? बड़ा होता है रैंक में। ठीक है, कौन? ओवरमैन। समझ गए, तीन क्वेश्चन। ओवरमैन कौन बन सकता है? जिसके पास मैनेजर या ओवरमैन सर्टिफिकेट हो। काम क्या रहेगा? सुपरविजन और कंट्रोल का, ध्यान से। और ये क्या होता है? सुपीरियर होता है सरदार से, ये तो आपको पता ही होगा। अब आगे पढ़ते हैं अपन। परमिटेड एक्सप्लोजिव। परमिटेड एक्सप्लोजिव की अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करो तो ऐसा एक्सप्लोजिव जो कि अगर अपना एटमॉस्फेयर में इनफ्लेमेबल गैस है तो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं रहती, क्या कर दे उसको इग्नाइट कर दे। ठीक है, और एक्सप्लोजन हो सके, उसी को क्या कहते हैं? परमिटेड एक्सप्लोजिव। अब इसके बाद में बात करते हैं तो मीन्स एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चर बाय सच फर्म सच टाइप चीफ इंस्पेक्टर फॉर्म अ टाइम टू, मतलब ऐसी कोई कंपनी जिसको क्या हो? चीफ इंस्पेक्टर द्वारा क्या दी हो गई हो? अनुमति दी गई हो। ठीक है, अप्रूव्ड रहे ऐसे बनाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्लोजिव क्या कहते हैं? परमिटेड एक्सप्लोजिव कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पाइपलाइन, पाइपलाइन को पूछ सकता है, इसी के हिसाब से बताते हैं। मीन्स पाइपलाइन यूज फॉर माइन फॉर द पर्पस ऑफ पंपिंग। देख लो, पाइपलाइन पूछ सकता है काहे के लिए, काहे के यूज होता है? तो पंपिंग के लिए, जो पंप यूज करते हैं, सप्लाई वाटर सप्लाई करने के लिए, स्टोइंग जो अपन करते हैं उसके लिए, फिलिंग मटेरियल अदर देन स्टोइंग, स्टोइंग नाइट्रोजन फ्यूजिंग। ठीक है, एनी पर्सन इंक्लूडिंग सीएमएम, जो अपन कोयले से अपन क्या करते हैं? मीथेन निकालते हैं। ठीक है, या फिर बंद खदान से जो मीथेन निकालते हैं, तो इस सब में जो अपन पाइप को यूज करते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? अपन पाइपलाइन कहते हैं। तो याद रखेंगे पाइपलाइन के किसको किसको कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अपना प्रिंसिपल ऑफिसर अपना क्या होता है? मोटा मोटी जैसे मैनेजर, सबसे सुपीरियर खदान में कौन होता है? मैनेजर मीन्स सीनियर मोस्ट ऑफिसर इन अ माइनिंग डिसिप्लिन, और जो क्या रहे? ऑन ड्यूटी रहे। ठीक है, ऑन ड्यूटी तो रहेगा ही, तो अपना कौन होता है? जैसे अपने खदान में मैनेजर को क्या रहता है? प्रिंसिपल ऑफिसर रहे। ठीक है, पूछ सकता है, तो वही क्या रहता है? अपना सीनियर मोस्ट ऑफिसर पर्सन रहता है। ठीक है, माइनिंग डिसिप्लिन में। आगे बात करते हैं। पब्लिक रोड पता है, पब्लिक रोड जो लोगों के आने जाने के लिए यूज करते हैं उसको पब्लिक रोड कहते हैं। गवर्नमेंट उसको बनाती है, जैसे आप भी खदान जाते हैं तो बाहर रोड से ही जाते होंगे, है ना? तो वही पब्लिक रोड है। फिर अंदर खदान के जाते हैं, ठीक, खदान वाले बनवाते हैं, तो पब्लिक रोड है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वार्टर इंपॉर्टेंट है। क्वार्टर मतलब होता है वैसे 3 महीने का समय, 3 मंथ। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है उसको ध्यान रखेंगे। 3 मंथ में एकदम ध्यान रखेंगे, 3 मंथ में क्या इंपॉर्टेंट है। 3 मंथ में क्या इंपॉर्टेंट है कि देखिए 3 महीने का समय मैंने बताया, जैसे जनवरी फरवरी मार्च, जैसे इसमें दिया है 31, डेट याद रखिए। ठीक है, फिर 30 जून, 30 सितंबर, 31 में से उसको साल अपना कितना होता है? 12 महीने का। ठीक है, इसको अपन कितने? 3 3 महीने के में डिवाइड कर देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अपन क्वार्टर कहते हैं। ठीक है, तो याद करने की ट्रिक है कि 31 से शुरू हो रहा है और 31 पे खत्म हो रहा है, समझ रहे हैं? जैसे जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना होगा, तो कहाँ लास्ट कहाँ हुआ? 31 मार्च। फिर खत्म भी दिसंबर, बीच के दो क्या है? 30 30 है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक नहीं, मतलब यूं ही भूले ना। ठीक है, तो 3 3 महीने के समय क्या कहते हैं? क्वार्टर कहते हैं। ठीक है, पहला क्वार्टर कब एंड होगा? जनवरी फरवरी मार्च, तो याद रखेंगे। दे सकता है 30 मार्च, ठीक है, 31 मार्च, तो याद रखेंगे 31 मार्च। ठीक,
30 जून 30 सितंबर तो डेट याद रखें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। रेलवे कोई ज़रूरी नहीं है, रेलवे ये पूछेगा नहीं, कंफर्म है। रीजनल इंस्पेक्टर अपना पूछ सकता है, ठीक है, ये हर एक एरिया के लिए अलग अलग रहता है, ठीक है जी, ठीक है, समझ रहे हैं। और माइन हैविंग जुडिशरी ओवर जूलॉजिकल एरिया पूछ सकता है, ठीक है, मतलब हर एरिया के लिए एक अलग क्या बैठाया जाता है, रीजनल इंस्पेक्टर, ठीक है। तो किस लिए रहता है, तो ओवर जूलॉजिकल एरिया ये पूछ सकता है, ये शब्द जो है जूलॉजिकल एरिया विच इज सिचुएटेड ओवर विच द साइड हिज पावर अंडर, ठीक है, उसको जो भी जूलॉजिकल एरिया है किसके अंडर में आएगा, अपना रीजनल इंस्पेक्टर के अंडर में आएगा, ठीक है। तो ये शब्द से पूछ सकता है जूलॉजिकल एरिया से, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर रिवर मीन्स स्ट्रीम, कोई भी पानी जहाँ भरा है, ठीक है, नदी नाला ये सब क्या है, रिवर, ये कहाँ में आता है, रिवर में आता है। इंक्लूड बैंक एक्साइटिंग हाईएस्ट नाव फ्लड लेवल, इसको समझना जरूरी है। देखिए जैसे आपकी ये नदी है, तो ये मतलब बरसात के सीजन में कहाँ तक बह के आ, जैसे यहाँ तक बह के आ गई, इधर यहाँ तक आ गई, ठीक है। तो जो अपना लास्ट किनारा इसका ये है, ठीक है, और इधर ये भी अपना किस में आएगा, अपना रिवर में आएगा, यहाँ तक आ रही है हाईएस्ट फ्लड लेवल, ठीक है, इसमें किस में आएगा, रिवर में आएगा, समझ रहे हैं। तो ये पूछ सकता है। बाकी तो जानते हैं पौंड, नाला नाला तालाब सभी को दिया, करंट वाटर जहाँ से बह रहा है, ठीक है, सीजनल और मतलब जो परमानेंट है बरसात का पानी, इंक्लूडिंग बैंक्स स्केटिंग अप टू हाईएस्ट फ्लड लेवल, सब कहाँ में आएंगे, रिवर में। उसका रिस्क, रिस्क इज द कॉम्बिनेशन लाइफ टू रिस्क, मतलब अनवांटेड, मतलब जो अपन नहीं चाहते जो चीज़ होना वो हो जाती है, रिस्क वही क्या कहलाती है, रिस्क कहलाती है, अनवांटेड इवेंट पोटेंशियल, ठीक है, याद रखें इसको, सब शब्द यही डेफिनेशन सीधे पूछेगा। रिस्क मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लाइवलीहुड स्पेसिफाई अनवांटेड एंड इस पोटेंशियल कॉन्जेंस, सीधे पूछेगा व्हाट इज रिस्क और ये दे देगा, तो इसको आपको टिक लगाना रहेगा राइट आंसर की, क्या कहलाता है, रिस्क। यहाँ शब्द बदल देगा, इसको चेंज कर देगा चाहेगा तो, या फिर यहाँ चेंज कर देगा, तो इसको याद रखेंगे। रिस्क हज़ार्ड इसकी अलग से क्लास रहेगी, तो उसमें और डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो जो इम्पोर्टेंट हो तो बता ही रहे। रोडवे मीन्स एनी पार्ट ऑफ पासेज गैलरी बिलो ग्राउंड मेंटेन कनेक्शन विद द वर्किंग ऑफ द माइन, मतलब यही कोई रास्ता हो अपना, ठीक है, वो गैलरी भी किस में आता है, अपना रोड बेड में आता है, ठीक है, पूछ सकता है, जो कि अपना क्या करता है, माइन के वर्किंग प्लेस से कनेक्ट करता है, वहाँ से जाने आने के रास्ते को अपन क्या कहते हैं, रोडवे कहते हैं, ठीक है। गैलरी बिलो ग्राउंड विथ मेंटेन कनेक्शन विथ वर्किंग ऑफ अ माइन, जहाँ भी माइंस में काम हो रहा है। शेड्यूल अपन पढ़ लेंगे इसके लास्ट में, शेड्यूल जो दिए हुए हैं, ठीक। शाफ्ट पढ़ना जरूरी है, मीन्स अ वे ऑफ ओपनिंग ऑफ लैंडिंग फ्रॉम द सरफेस टू वर्किंग बिलो ग्राउंड, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ वर्किंग बिलो ग्राउंड टू अनदर, ठीक है, मतलब शाफ्ट एक रास्ता होता है, ठीक है, माइंस के अंदर जाने का, ठीक है, जहाँ पे अपन को काम करना है, ठीक है। ये ये भी हो सकता है, और ये भी क्या हो सकता है, एक शाफ्ट से जो दूसरे शाफ्ट, मतलब एक कोल सिम से दूसरे कोल सिम को जो कनेक्ट करता है, समझ रहे हैं, तो उसको भी अपन क्या कहेंगे, शाफ्ट कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक कोल सिम अपनी यहाँ है, एक यहाँ है, और जो कनेक्ट कर रहा है ये रास्ता, ये भी क्या कहलाएगा, अपना शाफ्ट कहलाएगा, ठीक है। शॉर्ट फायरर्स मीन्स पर्सन अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन, जो अपन 190 के तहत अपॉइंट करते हैं। पूछ सकता है अपॉइंटमेंट ऑफ शॉर्ट फायरर विच रेगुलेशन, तो 190 बहुत इंपॉर्टेंट है, 190 पढ़ लेंगे शॉर्ट फायरर के बारे में, क्या क्या काम रहते हैं शॉर्ट फायरर के। सॉकेट को ध्यान से पढ़ेंगे, मीन्स शॉर्ट होल ब्लास्ट होल पार्ट देयर फॉर रिमेनिंग आफ्टर बीइंग चार्ज विथ एक्सप्लोजिव ब्लास्टेड विच इज नॉट नाउ टू बी ए मिस फायर होल, ठीक है। इसको मिस फायर होल के नाम से, सॉकेट होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका ये होल है, ये आपका होल है, ठीक है, क्या हुआ, एक्सप्लोजिव ब्लास्ट के ऊपर पूरा पूरा होल ब्लास्ट नहीं, मान लीजिए इतना होल ब्लास्ट हुआ है ना, इतना छूट गया, ठीक है, इसके अंदर बारूद हो भी सकता है और नहीं भी, समझ रहे हैं। पूरा का पूरा होल क्या होता है, ब्लास्ट नहीं होता, ये होल है, इतना ब्लास्ट हुआ, इतना छूट गया, इसे क्या कहते हैं, सॉकेट कहते हैं, पर ये मिस फायर नहीं है, ठीक है, इसको अपन मिस फायर नहीं कह सकते, मिस फायर अलग चीज़, ठीक है। मिस फायर में पूरा बारूद ही अपना क्या रहता है, नहीं फटता है, समझ रहे हैं, उसके अंदर रहता है पूरा होल ही, मतलब ब्लास्ट नहीं होता, मतलब होल तो ब्लास्ट होता है पर कुछ पार्ट रह जाता है, ठीक है। जैसे ये पूरा होल है तो यहाँ तक ब्लास्ट हो, यहाँ तक रह गया, इसमें बारूद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसको क्या कहते हैं अपन, सॉकेट कहते हैं। फिर सॉकेट के बाद अपना आता है अगला सप्लायर, सप्लायर होता है सामान वगैरह जो सप्लाई करता है, ठीक है, कोई कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मशीनरी वगैरह जो सप्लाई करते हैं उसको सप्लायर कहते हैं।
टब जरूरी है। टब किस में आएंगे? इंक्लूड वैगन, कार, ट्रक, अदर व्हीकल मूविंग ऑन, मतलब जो भी ट्रैक में, रेलवे ट्रैक होता है देखे होंगे, तो उसमें जो भी मूव करता है उसको क्या कहते हैं? अपन टब कहते हैं। अब टब में क्या क्या आता है? वैगन, कार, ट्रक, ठीक है, और भी अदर व्हीकल, जो भी अपना क्या रहेगा रेल वैगन में मूव करते हैं उसको क्या कहलाते हैं? अपन टब कहते हैं। ठीक, क्लियर है। वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है। मीन्स अ पार्ट ऑफ माइंड बिल्ड हैज इंडिपेंडेंट इंटेक एयरवे। ठीक है, मैं चित्र से समझा देता हूँ। इंडिपेंडेंट रिटर्न मतलब ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसका इंडिपेंडेंट मतलब एक अलग इंटेक है और एक अलग क्या है? रिटर्न है, उसी क्या कहते हैं? वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। जैसे मान लीजिए आपका ये है, ठीक है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट मतलब अपन बना के काम करते हैं, तो इसका क्या रहेगा? अपना इंडिपेंडेंट, एक अलग से इंटेक रहेगा मान लीजिए, और एक अलग से क्या रहेगा? रिटर्न रहेगा। ठीक है, किसी से कनेक्ट नहीं रहेगा, उसे क्या कहते हैं? अपन वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। पूछ सकता है, तो याद रखिए जिसका क्या रहता है? इंडिपेंडेंट इंटेक रहता है, बिलो ग्राउंड है तो दिया ना, इंडिपेंडेंट इंटेक मतलब, और इंडिपेंडेंट क्या रहेगा? रिटर्न एयरवे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अपन वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। अब अपना वर्किंग मीन्स एग्जीबिशन मेड फॉर बीइंग मेड इन माइंड फॉर सर्च और ऑप्टिम, मतलब वर्किंग क्या होता है? अपन जो भी अगर कोयले को सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, या कोयला निकाल रहे हैं, कोई काम कर, वही क्या कहलाता है? वर्किंग कहलाता है। कोयले को सर्च करना भी और निकालने का भी। ठीक है, जो अपन काम कर उसको क्या कहते हैं? वर्किंग कहते हैं। अब वर्किंग प्लेस में कंफ्यूजन होता है। मीन एनी प्लेस माइंड विच भी पर्सन, मतलब जहाँ पे आदमी आराम से काम कर सके, ठीक है, लॉफुल एसेस हो, उसे क्या कहते हैं? अपन वर्किंग प्लेस कहते हैं। तो वर्किंग और वर्किंग प्लेस को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो ये अपना आज खत्म हो जाता है चैप्टर फर्स्ट। अब कल बात करेंगे चैप्टर 2 के ऊपर एकदम डिस्क्राइब से, जिससे कोई कन्फ्यूजन, जो भी कन्फ्यूजन रहेगा तो कमेंट करिएगा। So thank you friend for watching my YouTube video.